Assalamu alaikum ji. I need to set my camera and it should be a bit this way. I think so. अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम, कैसे हैं अब्दुल्ला फरीद आप? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है। आप ओके, हमजा को ऐड कर लें एंड वी हैव टाइम। आमना, अब्दुल्ला। अच्छा, वो मैंने अभी अपलोड किया असाइनमेंट, मेरा ख्याल आपको मिल गई होगी। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एज एन असाइनमेंट, मैंने वो उसमें गूगल क्लासरूम में अभी अपलोड किया मैंने। तो मैंने अभी वो मुझे पता चला कि मैंने तो अभी किया नहीं हुआ था, तो फिर आई जस्ट डिड दैट। मैं सोच रहा था लॉकडाउन होगा, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं है, बस ऐसे ही है, नाम के लॉकडाउन है। कौन कहाँ पर है? दायम, तुम किधर रहते हो? सर मैं लॉकडाउन के अंदर ही गुलबर्ग में। गुलबर्ग में रहते हो तुम? हाँ जी। अच्छा, और अब्दुल्ला फरीद तुम किधर होते हो? सर मैं इनिशियली लाहौर में, लेकिन दीस डेज रावलपिंडी। अच्छा, आजकल पिंडी में? पिंडी हुआ है, वाह। ओके। नहीं, आप हो ही पिंडी के आप आजकल पिंडी चले गए हो? एक्चुअली सर मेरी फादर की ट्रांसफर है, तो उसकी वजह से इन पिंडी, लेकिन इंशाल्लाह वीकेंड पे आई बी बैक इन लाहौर। गुड। लाहौर। जी बिल्कुल सर। ओके, सो फ्रीहा कहाँ से है? लाहौर से तो है, मुझे पता है, लेकिन लाहौर में कहाँ से है? सर डिफेंस। ओ, आपका लॉक है, आपका लॉकडाउन है डिफेंस का। फेज 1 में हो आप? फेज 3 सर। अच्छा, फेज 3 सुना नहीं है अभी, फेज 1 सुना लॉकडाउन। और फ्रियाल भी मेरे ख्याल उधर ही रहती है, तो इसका भी लॉकडाउन है। और हमजा तुम किधर रहते हो? हमजा भाई, हेलो, आर यू देयर? शालीमार के पास। शालीमार के पास? तुम तो पक्के लॉकडाउन, तुम तो ना भी लॉकडाउन होते, इतनी दूर से लॉकडाउन ही होता है वैसे। अच्छा, चले जी, ओके लेट्स स्टार्ट। हम कहते हैं जी कि लास्ट हमने जहाँ तक किया था, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, राइट? वो आपने अपलोड करनी है। मैंने अभी इसको गूगल क्लासरूम में इसका क्वेश्चन अपलोड कर दिए। अब आपने इसका आंसर जो है, मेरा ख्याल आपको गाइडलाइन जो है वो उन्होंने गूगल क्लासरूम पे भेजी थी, आपको नोटिफिकेशन, आपको गूगल क्लासरूम की नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू मिलनी चाहिए। तो ज़रा मेक एन हैबिट ऑफ चेकिंग योर ईमेल। उसमें पूरा प्रोसीजर जो है वो दिया हुआ है कि हाउ टू अपलोड द असाइनमेंट। मेरा ख्याल है, लेट मी चेक कि आपकी जो है वो, मैं इसको ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ, ले जाऊँ। और आपकी ये क्लास है और न्यू मटेरियल स्ट्रीमलाइन में आपके पास आ रहा है। व्हाट इज दिस न्यू मटेरियल? ओह, दैट इज अ रिकॉर्डिंग। सो ये रिकॉर्डिंग्स लोड की, मेरा अगला प्रोसीजर अभी आपका लोड नहीं हुआ। प्रोसीजर मैं आपको कहता हूँ कि लोड कर, स्टार्ट टाइम और ये सारी असाइनमेंट्स। वैसे आपके क्लास वर्क में आपको आके मिल जाएगा ना, क्लास वर्क में अभी मैंने शिफ्ट ऑफ बीबीसी की आपको मैंने लोड किया है। ये आपके पास सारी क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, वही क्वेश्चन मैंने अभी इधर लोड किया। और ये आपकी बाकी लेक्चर रिकॉर्डिंग्स हैं, 9th तक की हैं। उसके बाद अभी आज 16th हो गई, 17th हो गई, 17th हो गई, बाकी भी आनी चाहिए। आई विल चेक दैट। ओके जी, सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, हम टॉपिक पे चलते हैं। हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बाकी क्वेश्चंस कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। राइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स, यस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नवंबर आपके पास है, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन, दैट इज नवंबर 2017, T21 question 4 part A, right? Use the production possibility curves to explain the different impact on economy of rise in the unemployment rate and increase in working population. So how would you answer? Anyone? Rise in unemployment कैसे होगा जी? सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन कर देंगे सर, डायग्राम का आएगा।
और Okay. फिर उसका लिंक बताएंगे कि क्या कहते हैं कैसे चेंज होगा, इंक्रीज पे कैसे इम्पैक्ट होगा पीपीसी पे, और जो दूसरा इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट और वर्किंग पॉपुलेशन का So इम्पैक्ट what कैसे happens with unemployment? Unemployment से क्या होता है? Can सर you tell me? पीपीसी सर उसका शिफ्ट होगा, तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। Unemployment से क्या होता है? PPC आप कह रहे हैं डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा unemployment से? I don't agree with that. Unemployment. ऐसा शिफ्ट नहीं होता, पॉइंट सिर्फ इनवर्ड आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट से हम कहते हैं कि पीपीसी शिफ्ट नहीं करता, ए बी पीपीसी है, ए बी ही रहता है, आप पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई पर आ जाते हैं, प्रोडक्शन पॉइंट चेंज होता है आपका, राइट? हियर इज अ फूड, हियर इज क्लोथिंग। अच्छा, और अगर वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाती है, वर्कफोर्स डिक्रीज करती है, फिर क्या होगा? फिर आपकी कैपेसिटी कम होगी और उसकी वजह से पीपीसी क्या होगा आपका? पीपीसी शिफ्ट करेगा इनवर्ड्स। यस, फिर पूरा पीपीसी शिफ्ट करेगा सी डी के ऊपर। तो बेसिकली आंसर यही है इसका। बाकी सारा उसका फिल इन द गैप्स है, राइट? वो जो आप कहते हैं कि जो बिल्डिंग ऑफ द स्टोरी है कि स्टार्ट में आपने बताना है कि व्हाट इज पीपीसी, a curve that shows maximum possible combinations of two goods a country can produce with a given resources and full employment, right? तो पहले आपने डेफिनेशन दी थी पीपीसी की, फिर आपने बताना है कि अगर सारी रिसोर्सेज हम एक गुड में लगा दें तो पॉइंट ए बनता है, अगर सारे रिसोर्सेज दूसरे गुड में लगा दें तो पॉइंट बी बनता है, और अगर जो है वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो दैट कर्व, ज्वाइनिंग कर्व, वुड बी नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका होगा, राइट? फिर आप बताएंगे, थोड़ा कैमरा सीधा कर दूं मैं, फिर आप बताएंगे कि जब इन केस ऑफ unemployment your capacity stays the same, however your production decreases, and that's why you move from point X to point Y according to the diagram given. सर रिपीट करना सर, कहाँ से? लाइक उसके डेफिनेशन के बाद सर, पीपीसी की डेफिनेशन के बाद सर। How about I write it down? थोड़ा सा स्लो डाउन भी होता है और आपको जरा थोड़ी तसल्ली से बात समझ आती है। मैं इसकी आउटलाइन देता हूँ आपको। ये आउटलाइंस आपको ना वैसे भी थोड़ी थोड़ी मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, देता रहूंगा ताकि आपको आइडिया हो। सबसे पहले आपने देनी है डेफिनेशन ऑफ पीपीसी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीपीसी, राइट? सेकंड आपने बताना है कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीसी। उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीसी में आप क्या बताते हैं? आप कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल हियर इज फूड, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्लोथिंग है, राइट? अगर इफ ऑल रिसोर्सेज इन फूड, तो आप पॉइंट ए पर होंगे, राइट? पॉइंट ए होगा। इफ ऑल रिसोर्सेज इन क्लोथिंग, तो आप पॉइंट बी पर होंगे। ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, आप ज्वाइन करते हैं, राइट? तो आपका कर्व जो होगा दैट वुड बी द पीपीसी। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद आप बताएंगे कंस्ट्रक्शन करने, कंस्ट्रक्शन के बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन के मेन आंसर के ऊपर, ठीक है? आप बताओगे इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो आपने बताना है कि कैपेसिटी स्टेज द सेम बट प्रोडक्शन फॉल्स, एंड आप कहोगे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व चला जाता है, दैट इज फ्रॉम x टू y ऑन द कर्व। आपने बताया x से y पे, राइट? तो ये जो आपकी मूवमेंट है ये आपके इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह आपका नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्ट ऑफ कहते हैं कि लेबर फोर्स, तो आपने बताना पूरा कर्व इनवर्ट कर जाएगा। इज दैट ओके? फाइनली कंक्लूड करना आपने, कंक्लूजन क्या होगा आपका, यहाँ पर आपने एंड पे कंक्लूड भी करना है। कंक्लूड के लिए वर्ड यूज करते हैं हेंस, देयरफॉर, लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स होते हैं। उसमें हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट से हम कहते हैं सेम पीपीसी बट इनसाइड इट, और जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स के कम होने से
इनवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। जो आपने पहले बताया उसको आपने सिर्फ समराइज करना है एंड पे हैंड्स अप करके, सो दैट वुड बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। इज दैट ओके? किसी को ये बात ना समझ आई हो, इट्स टाइम टू आस्क मी। सर कंक्लूजन कंस्ट्रक्शन को ऑफ पीपीसी समझा का मतलब? आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीसी का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि पीपीसी आपने बनाया कैसे। तो उसके में आप कहते हैं कि अगर आप सारे रिसोर्सेज फूड में लगा दें तो आप पॉइंट ए पे चले जाते हैं, सारे रिसोर्सेज क्लोथिंग में लगा दें तो बी पर चले जाते हैं, तो बी और ए को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका पीपीसी होगा। सर ये दोनों कंडीशंस इकट्ठे तो नहीं हो रही हैं? वन बाय वन। जी जी बोलिए। और ये दोनों कंडीशंस इकट्ठे हो रही हैं या नहीं? दोनों कंडीशंस इकट्ठी नहीं उसने पूछी, यहाँ पर अलग-अलग पूछी है, कंबाइन भी कर सकते हैं आप। अच्छा कंबाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, तो वो अगर आपने ड्रॉ करना है तो मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। मतलब जब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ होना है वो, राइट। बल्कि क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि इकट्ठा करें, लेकिन आप इकट्ठा दे सकते हैं कि कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर आपको कहेंगे कि कंबाइन इफेक्ट बताएं दोनों का, तो फिर आप कैसे बताएंगे? लेट मी शो यू। फिर आपके पास होगा कि आपने जब एक पीपीसी ड्रॉ करना है, इनिशियल पोजीशन आपने करना है ए बी था, राइट। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपका सी डी आ जाता है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, राइट। तो ए बी से आप सी डी पर आ जाते हैं, पीपीसी इनवर्ट भी शिफ्ट कर जाता है और साथ एक्स से वाई पर चले जाते हैं, प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। बट इट्स नॉट आस्क्ड, पूछा नहीं, इंडिपेंडेंटली पूछा उसने। चेक कर लें क्वेश्चन की स्टेप मार्क्स की में क्या कहता है। कहता जी फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग and application using the accurately labeled PPC showing movement from a point on the curve to point within the curve, 2 marks. To explain this represents a rise in unemployment, 2 marks. So 4 marks आपके एक पार्ट पे। For knowledge and understanding and application using accurately labeled PPC showing a shift outward of, अच्छा ये outward था, वो मैंने देखा नहीं था कि लेबर फोर्स बढ़ रही कम हो रही, तो लेबर फोर्स बढ़ रही तो वो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन रिप्रेजेंट्स द वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, 2 मार्क्स, तो 8 मार्क्स का आपका आंसर है। इसमें उसने कहा ना इंक्रीज दिया हुआ था, मैंने वो डिक्रीज के साथ एक्सप्लेन किया, डजंट मैटर, आप इसको इंक्रीज के साथ आउटपुट शिफ्ट कर दें। इज दैट ओके? सर कंक्लूजन अगर समझा देंगे कंक्लूजन में क्या करना है उसमें? मैं बताता हूँ, देखें एक वर्ड होता है कंक्लूजन, एक वर्ड होता है सम अप, दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है। जो कंक्लूजन होता है वो होता है जब आपके क्रॉस आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, जब आप क्वेश्चन डिस्कस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सप्लेन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन दो तरह के होंगे आपके, एक होगा एक्सप्लेन का, एक होगा डिस्कस का। एक्सप्लेन जो होता है वो ए पार्ट क्वेश्चन होता है, डिस्कस बी पार्ट क्वेश्चन होता है। तो कंक्लूजन का काम बी पार्ट में डिस्कस के क्वेश्चन में आता है। वो आपसे जब डिस्कशन मांगता है तो फिर आपने एक फाइनल वोट देना होता है। whatever the vote you give, whatever the side you take, that would be taken as conclusion. वो conclusion होता है आपका। explain के क्वेश्चन में conclusion नहीं होता, कहते उसको conclusion है लेकिन वो conclusion नहीं होता, वो होता है sum up basically, कि आपने जो सारा कुछ बताया है उसको आप एक या दो लाइन्स के अंदर समराइज कर दें। डू नॉट राइट द अनदर पैराग्राफ अगेन, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। आपने सारा कुछ रिपीट नहीं करना शुरू कर देना, सिर्फ उसको समराइज कर देना। मतलब ये सारे क्वेश्चन का आंसर 8 मार्क्स का आंसर लिखने के बाद आप कहेंगे hence unemployment will cause a movement of point of production inside the curve while the increase in size of population will shift it outward। एक लाइन में बात खत्म हो गई। Is that okay? ठीक है, तो ये सम अप था। एक्सप्लेन के क्वेश्चन में सम अप होगा। सर अगले पैराग्राफ में होगा ये। दाइम आप पूछना चाह रहे थे कुछ? एक सेकंड, वन बाय वन। दाइम के बाद हम अब्दुल बासित पर आते हैं। दाइम सर मेरा था कि मैं कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी मुझे कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसमें ये कि सर जो क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में जो होते हैं सर, इसमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का बस आप मुझे बस तरीका और बाद में या फिर साथ साथ आप बस समझाते रहना। देखो पहली बात ये है कि कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कॉम्प्रिहेंशन का कोई काम नहीं। कॉम्प्रिहेंशन होती है जो पैराग्राफ दिया हुआ है, हाँ, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है उसका। एक वैसे मैं आपको ना आसान और एक सिंपल तरीका बताता हूँ। हमेशा मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज अ हाफ आंसर।
क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आधा आंसर होता है आपका। तो आप हमेशा जब भी आपकी क्वेश्चन जो है वो देखें तो उसको एटलीस्ट 3 दफा पढ़ें, आप एक दफा मत पढ़ें। अक्सर बच्चे जब उसको एक दफा पढ़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, बाद में उनको पता चलता है वो ये तो पूछे नहीं था। ठीक है, तो हमेशा आप एटलीस्ट 3 टाइम्स एक क्वेश्चन को रीड आउट करें, पहला रूल तो ये है, ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में गलती ना करें। ठीक है, दूसरा जब वो जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि अच्छा क्वेश्चंस करना, हमेशा हर क्वेश्चन करना 2 तरीके होते हैं। एक होता है बच्चे करते हैं कि जी क्वेश्चन पढ़ लिया बस बात खत्म हो गई। एक बच्चा वो होता है वो कहता है अच्छा क्वेश्चन भी पढ़ना है, वो उसको पेपर पे लिख के प्रैक्टिस भी करता है। एक वो बच्चा होता है जो पढ़ता है और उसकी सिर्फ माइंड में एक मैप बना लेता है या आउटलाइन बना लेता है। मैं कहता हूँ कि आपको एटलीस्ट आउटलाइन जरूर बनानी चाहिए अगर आप पूरा नहीं लिखते तो। और जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा और एज एन असाइनमेंट काम दूंगा, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बेटर आइडिया होता जाएगा कि अच्छा आपने क्वेश्चन को क्या समझा और क्वेश्चन रिक्वायर्ड क्या था। तो ये आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप बेटर उसको बेहतर करते जाओ। लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होना है, देयर इज नो मैजिक टू मेक इट लाइक ऐसे करने वाला कोई काम नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिस ही करनी पड़नी है। जितनी आप करते जाओगे उतना बेहतर होता जाएगा। ठीक है। अब्दुल बासित, यू हैड समथिंग टू आस्क। सर अगर समराइज करेंगे तो वो मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस पे होगा। हाँ, समरी देखो, समराइज का रूल ये है बासित कि शॉर्टर इज बेटर, राइट? जितनी शॉर्ट होगी समरी उतनी ही बेहतर है। शॉर्टर इज बेटर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। सर नेक्स्ट पैराग्राफ पे उसके लिए आएंगे। समरी को हमेशा आपने जब चेंज करना वैसे, अच्छा एक इसमें भी ऐसे में आपको पैराग्राफिंग कितनी करनी होती है? स्टैंडर्ड हम कहते हैं मिनिमम 3 पैराग्राफ चाहिए होते हैं। एक आपका स्टार्टिंग का, ओपनिंग का, एक आपका डिस्क्रिप्शन का और एक आपका सम अप का। मिनिमम 3 चाहिए होते हैं। लेकिन आगे डिस्क्रिप्शन में भी मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना, मैं इस क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ। जो क्वेश्चन अभी हमने किया इसके कितने पैराग्राफ बन सकते हैं? तो क्वेश्चन ये था आपसे कि यूज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू एक्सप्लेन द डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी of rise in unemployment rate and increase in working population. तो पहला पैराग्राफ बनता है व्हाट इज पीपीसी एंड हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ बनता है कि हाउ द अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी अफेक्टिंग द पीपीसी। तीसरा पैराग्राफ बनता है कि हाउ द इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन वुड बी अफेक्टिंग द पीपीसी। और चौथे पैराग्राफ में आपने इसको समराइज करना है, बात खत्म होगी। इसमें 4 पैराग्राफ्स बने। यस तो सर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप उसका जवाब डिसाइड करते जाएं। अच्छा, लेट मी टेक यू टू अदर नेक्स्ट, जो है वो अगले पे लेके चलता हूँ आपको इससे आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कस करना है, जून 2009 का क्वेश्चन, राइट? मुस्तफा इतनी लेट कैसे आया? अभी क्लास में जाके आ रहा है मुस्तफा। ओके, अच्छा, June 2009, question 2, part A. An economy can produce agriculture and industrial goods. Explain the possible effects on its production possibility curve if there is an increase in productivity of its agriculture workers. तो question में हमने सबसे पहले देखना है कि इस क्वेश्चन को हमने हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो आपने बताना है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है? आप सबसे पहले क्या बताएंगे? इसका अगर आंसर लिखेंगे आप सबसे पहले क्या बताएंगे? आप बताएंगे व्हाट इज पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डेफिनेशन दे दें, उसकी कंस्ट्रक्शन बताएं। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जब एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, ए और बी पॉइंट्स लेके कनेक्ट कर दिए। ये आपका सर अजम्पशंस लिखना जरूरी होती हैं पीपीसी बताने के बाद? डिपेंड करता है। नहीं, उसकी डेफिनेशन ही अजम्पशंस को कवर कर देती है। पीपीसी की डेफिनेशन जो है ना वो अजम्पशंस को कवर करती है। अगर आप उसकी पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो पीपीसी की पूरी डेफिनेशन क्या होती है? अ कर्व दैट शोज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a country can produce with the full employment of given resources and efficient technique of production and given state of technology. तो इसमें assumptions include होगी। Two goods पहली assumption है, full employment of resources दूसरी assumption है, efficient technique of production तीसरी assumption है, given state of technology चौथी assumption है। ये चारों assumptions उसकी definition का हिस्सा हैं, right? It's a part of definition। अगर आपको मैं notes पे ले चलूँ और आपको दिखाऊं कि मैंने पीपीसी की यही डेफिनेशन जो है हमने जो लिखी है वो इसमें चारों assumptions इंक्लूड की हुई।
तो yes, assumptions are needed, but you should not give a separate हम कहते हैं कि इसके लिए डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ बताना है कि डेफिनेशन ऑफ पीपीसी क्या है और इसमें assumptions आपकी कवर हो जाएंगे. Let me show you. Yes. Look at the definition here. We have, right? It states what? The production possibility curve, right? Curve is a curve that shows maximum possible combination of two goods, which a country can goods and services which country can produce using all available resources with efficient technique of production and at a given state of technology. तो इसकी assumptions क्या थी नीचे कि full employment है, two goods है, productive efficiency है और state of technology. Is that okay? Yes. So going back to our question and its answer, हम उस पर वापस चलते हैं. क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर जो हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कह रहा है जी कि आपके पास an economy can produce agricultural and industrial goods, वो बना सकती है. अब हम उसका कब बनाएंगे, पीपीसी बनाएंगे इसका. तो पीपीसी how it would look like? एक एक्सिस पे आपके पास अभी भाई बना तो ले ना, फिर उसके बाद आपके पास आएगी ना. एक तरफ आपकी एग्रीकल्चर गुड्स आ जाएंगी और दूसरी तरफ आपकी मैन्युफैक्चर गुड्स आ जाएंगी. एंड दैट इज योर पीपीसी AB. अब हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड? उसने कहा है कि जो सिचुएशन है वो है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स. सबसे पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? डू यू रिमेंबर व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? दैट इज आउटपुट, efficiency of the factors that are used to yes okay, you all are right. Output per unit of input or efficiency is productivity. So if the productivity of agricultural workers increases, what is going to happen to the agricultural production capacity? Sir, increase कर जाएगी towards the sea. What is going to happen with the industrial goods or manufactured goods? Likely to be happening nothing, because सिर्फ agriculture workers की बढ़ रही है, and the PPC would be shifting like this one. Is that okay? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी important चीज दिखाने लगा. Read this word. What is written here? Effect or effects. Is it effect or effects? Effects. effects. Sir. More than one. Effects. More than one. And we explained just one. हमने सिर्फ एक एक्सप्लेन किया. मैं कुछ देर के लिए अपनी वीडियो स्क्रीन बंद कर दूं कि मुझे लग रहा है कि मुझे मैसेज दे रहा है नेट की स्पीड का. सो मैं वीडियो स्ट्रीम जो ना वो इसकी क्लोज कर लेता हूँ, कैमरा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ. ओके जी. सो द क्वेश्चन इज मुस्तफा को आज क्या हो रहा है बेचारे को, बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है जी. द क्वेश्चन इज व्हाट अदर इफेक्ट कुड बी देयर. ये तो हमने बता दिया. Is there anyone who can give me any other effect? So for example, जब कैन फूड होता है, जो कैन में आपका एग्रीकल्चर चीजें आपकी कैन में जब आपको प्रोसेस करके दी जाती हैं, उनकी भी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती है. उनको हम एक सेकंड उसको हम इंडस्ट्रियल गुड्स तो नहीं कह सकते ना, तो एग्रीकल्चर गुड्स ही हैं. हाँ ठीक है, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर गुड्स हैं, मेक सेंस. लेकिन कैन वी से दे आर इंडस्ट्रियल गुड्स? नहीं कह सकते हम इसको, इंडस्ट्रियल नहीं कह सकते. बात है देयर इज अदर, बट व्हाट इज अदर? अदर पॉसिबिलिटी क्या है? एनीवन हु कैन? एनीवन? सर सरप्लस होगा सर. सर किसका होगा जी? सर एग्रीकल्चर गुड्स का. एक सेकंड वन बाय वन लेट मी
ask one by one. So Um, who's सर now मैं saying? Amna? Amna सर एक अगर सेकंड पहले एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, पहले दाइम बात कर रहा था, दाइम से पूछ लें। जी दाइम, आप क्या कह रहे हैं? सो मैं कह रहा हूँ ऐसे एग्रीकल्चर गुड्स का सरप्लस होगा और इंडस्ट्रियल गुड्स जो एग्रीकल्चर यूज करके उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी। एग्रीकल्चर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं वो डिफरेंट गुड्स हैं ना भाई, बात ये है कि वो सेम नहीं है। एग्रीकल्चर का सरप्लस होता रहे, इंडस्ट्रियल को क्या फर्क पड़ता? So जो वर्कर्स होंगे उनकी जो हेल्थ होगी बेहतर हो जाएगी वो। One by one, just raise your hand and I will ask. मैं जब उस पे स्टेप बाय स्टेप मूव करूंगा। अच्छा, जब दाइम के बाद जब हम आते हैं आमना पे, आमना से पूछ लेते हैं, फिर अरसलान आप पर आते हैं। जी आमना, आप क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चर गुड्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो इवेंचुअली इंडस्ट्रियल गुड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स भी एग्रीकल्चर गुड्स से बनते हैं। चलें, लेकिन मैं इस बात पे इतना कन्विंस्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ टू एन एक्सटेंट। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। अरसलान, आपका क्या पॉइंट है? तो मैं भी कहने लगा था कि कुछ एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज के लिए। तो जब एग्रीकल्चर गुड्स इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स होंगी वो भी इंक्रीज ही होंगी। ठीक है, और मैं आप लोगों से एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स का इनपुट जो है वो एग्रीकल्चर गुड्स हैं। आई एग्री, ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है कि हम शुगर केन से हम शुगर भी बना सकते हैं, शुगर केन से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं, जो स्पिरिट है दैट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल थिंग, बायोफ्यूल भी बन सकता है इनसे। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन से कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दाइम, यू रेज द हैंड, व्हाट यू वांट टू से? सर एग्रीकल्चर गुड्स की जब सरप्लस में जाएंगी तो उनकी प्राइसेस काफी डिक्रीज करेंगी। जब प्राइसेस डिक्रीज करेंगी तो उससे ये होगा कि जो इंडस्ट्रीज में जो लेबर वगैरह होगी उनकी हेल्थ काफी उनकी बढ़ेगी, इससे उनकी भी प्रोडक्टिविटी काफी इफेक्ट हो सकती है। ओह गुड, बड़ी लंबी स्टोरी है ये। तुमने मार्क्सिज्म से पढ़ के बताया था? सही से बताओ। नहीं सर, कसम से खुद बताया। खुद ही सोची है, अच्छी सोची। हाँ जी सर। अच्छा, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी and let me explain what the Daim is saying. वो कहते हैं जी कि एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा कि एग्रीकल्चर की सप्लाई अबंडेंस में आ जाएगी। जब अबंडेंट सप्लाईज होंगी तो एग्रीकल्चर गुड्स जो फूड स्टफ है वो चीपर हो जाएगा। उससे वो कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो मेल न्यूट्रिशन पे सफर कर रही हैं, जिनकी वर्क फोर्स के पास एनफ फूड भी नहीं है, and because of the malnutrition and insufficient food, their health is suffering and they are unable to perform to the extent they can if they were getting the sufficient amount of food. तो जब एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाईज बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी सप्लाईज बढ़ेंगी, वो चीपर होंगी, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी में आएंगी। तो इसका मतलब है कि वो जो पुअर वर्कर्स थे जो दिन में सिर्फ एक मील अफोर्ड करते थे, now they would be able to afford 2 or 3 meals and that would be improving their health. And these workers, if they were working in industrial sector, there will be increase in the production of industrial output as well. But it's a long story. पूरी उसने जो घुमा फिरा के लेके आया, agreed, बिल्कुल ये पॉइंट है, उसने मार्क्स स्कीम में भी लिखा हुआ। Is there anyone else come up with any other option? There are three other possibilities. ठीक है, दो हमने डिस्कस कर लिए। एक हमने कहा है कि एग्रीकल्चर गुड्स कुछ इनपुट बन सकती हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स का जो इनपुट्स बन सकती हैं उनकी वजह से आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन ज्यादा। दूसरी हेल्थ का इफेक्ट होता है। दाइम ने, जी दाइम। सर एग्रीकल्चर गुड्स जब सरप्लस में जाएंगे तो आपकी उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने से आपकी इकोनॉमी तो जरूर बेटर होगी, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो डिमांड को अफेक्ट कर रही है आपकी। अच्छा, who was saying me after time के बाद someone raise your hand who want to say, raise your hand. सर मैं कह रही थी कि जब हमारी गुड्स एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा बनेंगे तो इनकी प्राइस जो होगी वो कम हो जाएगी मार्केट में और ये ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारी इंपोर्ट्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी। जो इंपोर्ट्स कम होने से, अच्छा हाँ देखिए प्रिया, आप ये समझना है, इवन इंपोर्ट्स कम होने से या एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने से आपकी पीपीसी को फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी डिमांड को फर्क पड़ेगा, आपकी कंजप्शन को फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपकी कैपेसिटी को फर्क नहीं पड़ेगा।
कैपेसिटी तो वही है जी। सर दूसरे कंट्रीज से लेबर अट्रैक्ट होके आ सकती है। क्यों आएगी? उसको वेजेस ज्यादा मिल रही हैं, हालात अच्छे हैं, क्या किस वजह से है? खाना ज्यादा मिल रहा है इसलिए है। सर बेहतर रोटी सप्लाईज ज्यादा है फूड की, मतलब रोटी ज्यादा मिल रही है, सिस्टम है। खुली रोटी मिल रही है, चिकन कढ़ाई और जो वो सारी भज्जे के सिरी पाए मिल रहे हैं इसलिए आएंगे? नहीं, फूड की वजह से इमिग्रेशन होने के चांसेस बहुत कम है। अब्दुल बासित, इज लेस लाइकली इमिग्रेशन होने के चांसेस नहीं है। सर प्रिया, यू गॉट माय पॉइंट। आपका ये जो आर्गुमेंट है ना, ये आप क्लियर रखें कि पीपीसी और डिमांड, लेकिन डिमांड ज्यादा होने से पीपीसी नहीं ज्यादा हो जाता। मतलब एक चीज की बहुत डिमांड है, पाकिस्तान में आप कहते हैं ऑयल बहुत चाहिए, लेकिन क्या ऑयल की कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारी? भाई हमारी डिमांड से ऑयल की कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगी। हमारी कैपेसिटी जी सर। कैपेसिटी इज डिफरेंट थिंग एंड डिमांड इज डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो इससे अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे डिमांड को फर्क पड़ जाएगा, चीपर हो जाएगी डिमांड को फर्क पड़ जाएगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी डिमांड को फर्क पड़ेगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज आवर कैपेसिटी। इससे हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगी। सर जी, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो हमारी जो मेजर जो कॉस्ट जाती है ना, वो खाने की वगैरह की चीजों के अंदर हमारी चली जाती है। नहीं, ये कॉस्ट नहीं है, ये एक्सपेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द बिजनेस एंड द हाउसहोल्ड्स एक्सपेंस फॉर द लिविंग। डू नॉट कंफ्यूज देम। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये आपका लिविंग एक्सपेंस है। सर वैसे लिविंग जो अगर मैं एक्सपेंस। सर जब कॉस्ट वगैरह कम होगी तो अट्रैक्ट होके आएंगे नहीं। अच्छा, वर्कर्स कह रहे हैं कि आप उनको सस्ती फूड मिल रही है तो वो आ जाए। यार तुमने जबरदस्ती, तुमने मेरा कहा पठान लेके आने हैं, चलो हम पठान मंगवा लेते हैं अफगानिस्तान से, ये हो सकता है, बट इट इज नॉट दैट। देखिए, इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव पॉइंट। द रीजन बिकॉज इमिग्रेशन की मेजर रीजन जो होती है वो बेसिकली दो मेजर रीजन होती हैं। एक, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, वेजेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है किस जगह पे, और दूसरा वहां पे लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है? ये दो मेजर कॉजेज होती हैं किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन होने की। तो अगर आपकी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना एग्रीकल्चर की, तो इट इज लाइकली कि वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। आप कहेंगे वो क्यों? भाई जब आपके जो 10 वर्कर्स पहले जितना प्रोडक्शन करते थे, अब वो 6 वर्कर्स अगर उतने वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 वर्कर्स तो फारग हो गए। लैंड तो उतनी है, आपने जो कल्टीवेट करनी है। अब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ, लेस वर्कर विल बी एबल टू मीट द टारगेट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। प्रिया, आपका क्वेश्चन है, यू रेज द हैंड, पूछिए। यस सर, मैंने पूछना था कि जब एग्रीकल्चर गुड्स बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल गुड्स उनके कंपैरिजन में तो कम ही रहेंगे ना? ये उसका तो नुकसान नहीं होगा हमारी इकोनॉमी को? नहीं, क्योंकि सिर्फ खाना ही तो नहीं ना खाना होता, नहीं, बाकी भी चीजें जरूरी होता है। प्रिया, मैं आपको एक बात ज़हन में रखें, नुकसान और फायदे की बात तो हम करते नहीं इकोनॉमिक्स में। हम बात करते हैं कि होगा क्या। अच्छा, अब ये पहले एग्रीकल्चर गुड्स कितनी थी हमें नहीं पता। मतलब हो सकता है पहले एग्रीकल्चर गुड्स सिर्फ 10% थी, वो 12% हो गई। हो सकता है वो 90% थी, 95% हो गई। तो हमें तो पहले स्टेटस का उसका पता ही नहीं है कि प्रीवियस स्टेटस उसका क्या था, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज, जब एग्रीकल्चर गुड्स की कैपेसिटी बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर गुड्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल गुड्स की कैपेसिटी कम तो नहीं हो रही, वो तो वही की वही है। अगर आप प्रीवियस जो है वो उसमें आ जाए, जो डायग्राम में आपको मैंने शो करवाया था, तो आप डायग्राम में देखिए तो आपका जो रेड पीपीसी है एसी, ये तो ये शो करवाता है कि आपकी एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी है और मैन्युफैक्चर की या इंडस्ट्रियल की उतनी ही है। हम एक और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं इस वक्त। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह भी हो सकता है कि थोड़ी सी एग्रीकल्चर, ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़े और थोड़ी सी इंडस्ट्रियल भी बढ़ जाए। लुक एट दिस, आप इस पे डीएफ पे भी आ सकते हैं, और इसकी ऑप्शंस का हम बात कर रहे हैं कि ये ऑप्शन कैसे हो सकती है। इसमें से एक ऑप्शन अभी जो है, दो ऑप्शंस हमने अप्रूव कर दिए, एक ही मार्क्स की में लिखी हुई है कि पॉसिबिलिटीज कहते हैं जी के ये कहते हैं जी कि फर्दर पॉसिबिलिटीज इंक्लूड greater production of industrial goods as well because better food supplies increase overall productivity। और ठीक है, जब ये यहाँ तक ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इस पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट था। देयर इज अ थर्ड पॉइंट जिसके साथ आप लोग फेमिलियर इतने नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम लोग हैं थर्ड वर्ल्ड में, हम लेस डेवलप्ड कंट्री है, तो हमारे यहाँ ये पॉलिसी है नहीं, ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है, राइट? अच्छा, अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि एग्रीकल्चर आउटपुट का एक टारगेट सेट होता है, और कंट्रीज क्या करती हैं, जैसे यूएसए है, यूके है, वो क्या करते हैं, उन्होंने सेट किया हुआ है कि हमने इतनी फूड बनानी है, इससे ज्यादा नहीं बनाना।
अगर इतनी पूरी हो जाता है उनका टारगेट, तो फिर उन्होंने क्या करना है कि अपने बाकी रिसोर्सेज को, लैंड को, लेबर को, उन्होंने मोबिलाइज करना है इन प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स लाइक कार्स और ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर और एनी अदर थिंग्स विच इज मोर वैल्यूएबल, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जो होती हैं वो लेस वैल्यूएबल गुड्स होती हैं। जब वो लेस वैल्यूएबल गुड्स होती हैं तो इसलिए उस पे कंट्रीज ये सिर्फ उतना प्रोड्यूस करती हैं जितना उनकी जरूरत है, उस कंट्री को फूड सप्लाईज के लिए जरूरत है। ये लेस डेवलप कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रही होती हैं, कोशिश करती हैं कि एग्रीकल्चर गुड्स भी एक्सपोर्ट करें। डेवलप कंट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर गुड्स की एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करती। उनको पता है कि एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो, देखें, हम एक ट्रक भर के एप्पल्स का बेचते हैं और वहां से एक छोटे से डब्बे में हमें एक एप्पल वापस आता है, दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। एक हम एप्पल सेब बेचते हैं और एक हमें एप्पल फोन आता है, राइट? तो वैल्यू का कितना फर्क है? देखिए, जो आपके एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनकी वैल्यू बहुत कम है और जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हैं कि डेवलप कंट्रीज क्या करती है कि अगर उनके वर्कर्स ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं तो वो थोड़े वर्कर्स से जब एक टारगेट मीट हो गया तो जो एक्स्ट्रा वर्कर्स बचे उनको वो मोबिलाइज करती हैं, ट्रेन करती हैं, स्विच देम टू द इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन। रिजल्ट क्या होगा? इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर आपके पास लेबर और आ जाएगी, एग्रीकल्चर से निकल के आ जाएगी। वो जो आपके पास एक्स्ट्रा लेबर आई उसकी वजह से क्या होना है कि उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज कर जानी है और ये आपके पास है कि और एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर टोटल आउटपुट शिफ्ट द रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन व्हिच इन टर्न expands. So there are three possibilities, all other possibilities. Number one, मैं summarize कर रहा हूँ, 3 other possibilities थी इसकी। Number one, agriculture goods can be the inputs to the industrial goods. Number two, greater agriculture goods will improve the food supplies and health of the workers, overall labor force, which will cause the increase in productivity of industrial workers. And number three, if there is an agricultural output target is set and is being met by less number of workers, the extra workers which are being spared, freed in agriculture sector will be moved to the industrial sector and resulting into a greater production capacity of industrial goods. So there are 3 possibilities. आपको कोई एक और बतानी है, तीनों नहीं बतानी। अगर आप तीनों बताएंगे तो ये कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो आपने जो इंटरेस्टिंग चीज देखी है ना, वो आपने ये देखी है कि आपके पास जो अभी दाइम कर रहा था ना कि जी मुझे समझने में मसला आता है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन में, कि सिर्फ एक एस का वर्ड जो है वो आपके क्वेश्चन को टोटली पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है। एक्सप्लेन द पॉसिबल इफेक्ट्स। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 दफा पढ़ें। जब आप पेपर में अटेम्प्ट करने लगते हैं उसको 3 टाइम्स पढ़ें। Are you missing something? Do you understand what is being required? क्या चीज उसने पूछी है, right? Is it one thing or more than one thing is being asked? And then you will be able to give the right and complete answer. Anyone have any question at this point? It's time to ask. Sir. जी. Sir, दूसरा पॉइंट क्या था? आपने एक तो बताया कि रॉ मटेरियल। जी एक सेकंड वन बाय वन। अब्दुल बासित आपने पूछ रहे हो? Who's asking? Who's asking? अरसलान सर। अरसलान 3 पॉइंट्स बताए हैं। एक, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होती है इसलिए। दूसरा, आपकी जब हेल्थ बेहतर हो जाएगी लेबर फोर्स की इसलिए। तीसरा, एक्स्ट्रा लेबर इंडस्ट्री में मूव कर जाएगी। तो 3 पॉसिबल रीजंस हैं। आमना, यू हैव अ क्वेश्चन? मैंने पूछना था कि अगर एग्रीकल्चर वर्कर्स या वर्कर्स की इनकम इंक्रीज करेगी तो तब कैपिटल फॉर्मेशन भी तो इंक्रीज कर सकती है और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज कर सकते हैं। यस, हो सकता है। एग्रीकल्चर में देखें, एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो दे आर गोइंग टू स्पेंड मोर ऑन द इक्विपमेंट, फार्मिंग इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स एटसेट्रा। उसकी वजह से ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी, वहां पे फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रोथ होगी। है, बिल्कुल है, ये भी लिंक है, बट इट्स फॉर ऑफ लिंक, डिमांड से रिलेटेड है थोड़ा सा। जी दाइन सर, ये जो इफेक्ट्स आपने इफेक्ट्स जो लिखे हैं इसमें हमने लाइक 8 मार्क के क्वेश्चन में हमने कितने इफेक्ट्स, 3 इफेक्ट्स पढ़े थे कि 2 इफेक्ट्स? एक मैंने कहा था, एक पिवटल वाला बताना है और एक अदर पॉसिबल बताना है। पिवटल वाला मेन आंसर था, उसके साथ एक आपने एडिशनल इफेक्ट बताना था। अदर पॉसिबल में एक सिर्फ बताना था, 2 इफेक्ट काफी था। जी, देयर इज समवन, अ न्यू स्टूडेंट हियर, 1577, आपका अभी रीनेम नहीं हुआ। जी
सर मेरा फर्स्ट डे आप नाम बताइए अपना। इब्राहिम। इब्राहिम जी, इब्राहिम। तो मेरा फर्स्ट डे है, तो आप ये नोट्स या बुक्स बता देंगे कौन सी? इब्राहिम सबसे पहले तो आप गूगल क्लास कोड मिल गया आपको कि नहीं मिला अभी? मिल गया सर। गूगल क्लास कोड में आप जब जैसे डालेंगे ना, आप तो गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो आपको पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। वहां पर रिकॉर्डिंग सारी अपलोडेड है, पिछले सारे लेक्चर्स की। ठीक है, तो उसमें ये सारा कुछ जो भी हमने करवाया हुआ है पूरी रिकॉर्डिंग्स की मौजूद है। वो आप पहले रिकॉर्डिंग्स देखें, फिर जब मुझे बताइएगा कहीं भी आपको इशू है तो आई कैन स्पेयर सम टाइम फॉर यू, तो मैं आपको उसके मुताबिक उसको इसमें आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक सर, थैंक यू। आमना, अभी भी आपका क्वेश्चन है या आप भूल गए हो? हैंड रेज लोअर करना भूल गए हो? सर जी सर, एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर हमने कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा है एक तरह का, कंपैरेटिवली। नहीं देखो, बड़ी आपने हैवी टर्म यूज कर ली है। कंपैरेटिव एडवांटेज हमारा मैक्रो का टॉपिक है। जब तक मैं कोई भी चीज आपको सीक्वेंस से हटके नहीं बात करूंगा, जो चीज हमने पढ़ी है हम उसी नॉलेज के अंडर रह के जब उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम कंपैरेटिव एडवांटेज में जब जाएंगे तो कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करेंगे, अदरवाइज हम उतनी देर तक उस बात को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज का यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मैंने क्वेश्चन भी इसी तरह अरेंज किए हुए हैं कि जो अगले टॉपिक का क्वेश्चन है उसको मैं उस टॉपिक के साथ रखा हुआ, यहाँ रखा नहीं हुआ। यहाँ पे रखने का मतलब है कि वो इसी टॉपिक के अंदर है, इसमें एडिशनल और कोई टॉपिक नहीं चाहिए। Right, जी, so we're done for the today's class and we will be back inshallah tomorrow at the same time. Right, see you tomorrow. Allah Okay, Hafiz. Allah Hafiz, sir. Oh, Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.